गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहे थे और हमने डिफरेंशिएशन करने का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला देखा था। क्या सीधे सीधे लिखता हूँ कि अगर y की वैल्यू k टाइम्स ऑफ x टू द पावर n है, जहाँ पर k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अगर मैं बोल दूँ dy by dx that is derivative of y with respect to x, that is derivative of y with respect to x। अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये लिखा जाता था इस तरीके से kx टू द पावर n y में कितना dx। मैंने कहा है जो कांस्टेंट होता था उसको पहले निकाल लो, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फंडामेंटल फॉर्मूला था, ठीक। समझ में आई बात? चलिए कल इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर आप कोई भी कांस्टेंट लिखें, जैसे मान लो मैंने कोई भी कांस्टेंट लिख दिया k, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है ये बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो सकता। यानी कि जो भी अगर इसके अंदर आप चेंज की बात करेंगे, जो भी अगर आप इसके अंदर किसकी बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, तो हमेशा कांस्टेंट में चेंज कितना होता है, जीरो होता है। हमेशा कांस्टेंट में चेंज कितना होता है, जीरो होता है, ठीक। तो सोचो ध्यान से, अगर आप कभी भी देखें तो अगर ये बदल ही नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर मैं बोल दूं कि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो होता है तो कोई दिक्कत, कांस्टेंट की रेट ऑफ चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता, नोट लिख दें। तो अगर इस बात को मैं मैथमेटिकली कहूँ, दैट इज dk by dx हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्ली नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिख लें, ठीक। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, ठीक। और मैथमेटिकली इसी बात को लिखिए, dk by dx इक्वल्स टू जीरो। जैसे कल को मैं बोल दूं 5 की वैल्यू कांस्टेंट है, d5 by dx अपने आप क्या हो गया, जीरो हो गया, खत्म, ठीक। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या आएगा, जीरो, ठीक। चलिए अब हम कुछ सवाल देखते हैं और आपको इसका एक एप्लीकेशन भी बता दूंगा कि भाई साहब इसका फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल, ठीक। चलिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे आपका एक वार्म अप हो जाए। सबसे पहले मान ले मैं लिख देता हूँ y is equals to 1/3 x to the power 2, ठीक। समझ में बात, 1/3 x to the power 2। मैंने बोला फाइंड dy by dx। एक बार ये इलस्ट्रेशन सब बच्चे उतारने और अपनी कॉपी में करने की कोशिश करेंगे 2 मिनट के लिए, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक। चलिए आंसर निकालें जल्दी से। ओके, तो हम करना शुरू करते हैं, dy by dx की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये समझ लें, क्या ये 1/3 x to the power minus 2 लिखा जाएगा, ठीक। 1/3 x to the power minus 2 लिखा जाएगा। तो चलो वैल्यू रखो, dy by dx that is 1/3 x to the power minus 2 by dx। मैंने कहा है जल्दी से कांस्टेंट को बाहर लिखो, 1/3 जो भी वैल्यू है यहाँ लिखो -2, ठीक। और x to the power -2 -1, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक। सही बच्चों का मेरे ख्याल से यही आंसर आया होगा, दैट इज -2/3 x to the power -3, ठीक। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो और चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, -2/3 x to the power 3। ये लिखो, ये लिखना हो या ये लिखना हो, एक ही बात, आंसर आ गया आपका, ठीक। चलिए अब इसके कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस देख लेते हैं जिनकी हमें जरूरत होगी फिजिक्स में, ठीक। क्या जरूरत होगी इसका भी आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं बेसिक सा इलस्ट्रेशन। भाई अगर मैं क्या करूं, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ध्यान से, यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, ठीक। समझ में आया, ठीक। कल को मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे सकता हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ, एक
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। मैथ्स में आप पॉलिनोमियल जानते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। तो कल को बाई चांस मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, मान लिया मैं ऐसे लिख दूँ 5x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कितना 3, ठीक। कल को ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया मैंने, ठीक। मैंने बोला फाइंड dy by dx, मैंने बोला फाइंड dy by dx, dy by dx। देखो कैसे करते हैं, ठीक। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। सबसे पहले लिखो d ऑफ 5x² प्लस 2x प्लस 3 बाई में कितना dx, ये पहले ही हो गया था, ठीक। समझ में आई बात? अच्छा कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। कई बार बच्चे dd काट देते हैं, ये dd काटना नहीं है, इसको अपने दिमाग में समझें। जैसे 35/36 में 3 और 3 कटता नहीं है, ठीक है। समझ जैसे समझो कि d इसके साथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कटेगी नहीं, तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक। डिफरेंशिएशन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अभी मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। आप ये समझें कि जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ऐसे ही डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। समझ में आई बात? एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो। चलो फिर अगला क्या लिखूंगा भाई, बहुत सिंपल है, हमला हो जाएगा अंदर इससे, जैसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 बाई dx। इस वैल्यू से सिंपल मैंने अंदर हमला कर दिया, जैसा करते आए हैं अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक। चलिए, तो एक एक करके बात करते हैं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कांस्टेंट है और इसका तो डिफरेंशिएशन अपने आप क्या होना है, 0 होना है, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। 5 बाहर आ गया, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाइड पावर दैट इज 2x टू द पावर 2 - 1 प्लस 2, ये क्या dx बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, ठीक। समझ में आया? ये कितना हो गया 5 × 2 10 x टू द पावर 2 - 1 दैट इज 10x प्लस 2। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये dx और dx क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने पहले कहा है आपको कि ये एक तरह का क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक। तो तुम चाहो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से कर दूं तो ये dx बाई dx है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो x का पावर यहाँ पे कितना है 1, x का पावर यहाँ पे कितना है 1, तो 2 × में यहाँ लिख दो 1 और x टू द पावर 1 - 1 कितना हो गया 0, x टू द पावर 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया सीधा सीधा 10x प्लस 2 x टू द पावर 1 - 1 कितना 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये सीधा सीधा हो गया 10x प्लस 2, ठीक है। याद रखें dx dx काटना टेक्निकली इनकरेक्ट है, कंसेप्चुअली इनकरेक्ट है। फिर इसमें आंसर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आगे चल के मैं डायरेक्टली काट दिया करूँगा। लेकिन ये बात अपने मन में याद रखें कि ये टेक्निकली क्या है, थोड़ा सा इनकरेक्ट, ठीक। समझ में बात? चलिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक, जिससे आप थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएं, ठीक। थोड़ा तेज करेंगे इस पर, ठीक। अगर आपको नहीं क्लियरिटी है तो यहाँ पर एक बार फिर से स्क्रीन पॉज करें, देख लें सारी चीजों को, ठीक है। चलिए अब एक इलस्ट्रेशन खुद से करें। y इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं 5x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 1/x प्लस 5, ठीक। समझ, इसमें आपकी सारी चीजें चेक हो जाएगी, ठीक। चलिए मेरे को बोला क्या, बताओ वाला फाइंड dy बाई dx। एक बार स्क्रीन पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें, ठीक। चलो लिखते हैं आंसर। तो ये हो गया dy बाई
dx, y की वैल्यू रखो यहाँ पे 5x to the power 4 plus 2x cube plus 3x, 1/x को लिखा जाता है x to the power -1 plus 5। ठीक, चलो मैं सीधा अगर हमला कर देता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, 5x to the power 4 का डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, 5x to the power 4 का, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, x to the power क्या लिखोगे 4 -1, चलो अगला लिख दो, प्लस कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 x to the power 3 -1 प्लस 3 इनटू में dx बाई dx प्लस कितना x का पावर यहाँ पे कितना है -1, तो मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर -1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको रट गया है 0 होता है। चलो सीधा सीधा आंसर लिख दो, ये हो गया 20 x टू द पावर 4 -1 यानी कि कितना 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना 6 x टू द पावर 3 -1 बोले तो 2 प्लस एज यूजुअल dx कितना हो गया 3 माइनस साइन से x टू द पावर -2, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, समझना ये सिंपल सा इलस्ट्रेशन है इस चीज को समझाने के लिए। ठीक, अब आप चाहें तो आपको मैं कुछ सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पे, फिर उसके बाद हम कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं नए फॉर्मूलों पे आऊँ, ठीक, आप उतार अच्छा स्टार्ट करें। पहला सवाल है आपको होमवर्क, y is equals to 8x to the power 4 plus 3x cube plus 2x square plus 1 by square root of x plus 4। ठीक, find dy by dx, find dy by dx पहला सवाल। तो दूसरा सवाल, y is equals to 11x cube plus cube root of x plus 3x। तीसरा सवाल, y is equals to 3x to the power 4 plus 2x square plus 3x plus 1। चौथा सवाल, y is equals to 7x to the power 11 plus 3x to the power 9 minus 1 by cube root of x। ठीक, ये तीन सवाल आपके होंगे, 4 सवाल होमवर्क हैं। इन सभी सवालों में आपको dy by dx कितना होगा, dy by dx कितना होगा, dy by dx कितना होगा, ये निकालना है। सिर्फ कोर प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक, अब समस्या क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है ये सब तो समझ में आ गया, इसकी हमें क्या जरूरत है। ठीक, तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स में जब भी कभी आपको किसी भी किस्म का रेट ऑफ चेंज निकालना हो, ठीक है, कैसा रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, ठीक है, समझ में बात, तब आप हमेशा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको क्लास 9 की एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, समझने की बात सिर्फ आपके समझने के लिए, जिससे आप रिलेट कर सकें जब हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा बताओ वेलोसिटी क्या है, बेटा बताओ वेलोसिटी क्या है, ठीक, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर जी देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये क्लास 9 की डेफिनेशन है, हर बच्चा जानता है। ठीक, समझ में आई बात, ठीक, ये क्लास 9 की बात है। ठीक, तो अगर सोचो ध्यान से
अगर मैं किसी तरह आपको डिस्प्लेसमेंट दे दूं, क्या दे दूं, डिस्प्लेसमेंट दे दूं, और मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो तुम लोग बोलते सर जी कि आपने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी ds विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कितना dt, आगे चल के यही बन जाएगा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, आपको कुछ भी कहीं भी रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सही बताऊं आपको खुद से लिंक करना अपने आप आना चाहिए। ठीक, समझ में? अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिटेल में हम चैप्टर्स में बात करेंगे। तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए हमेशा ये बात कि जब भी कभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात होगी तब आप इस तरह की चीजें करेंगे। इस तरह की चीजें मतलब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, इन पर बेस्ड इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, समझ में? जैसे आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक, जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूं y इज इक्वल्स टू sin x, y इज इक्वल्स टू sin x। तो आप खुद ही सोचें कि अगर आप x की वैल्यू बदलते रहे तो y की वैल्यू बदलती रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू बदल सकती है, ठीक है, तो पक्की बात है इसका कुछ ना कुछ रेट ऑफ चेंज डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए अब हमें नए किस्म के फॉर्मूलों की जरूरत है। तो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं dy by dx दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x by में लिखना dx। जब भी कभी sin x का डिफरेंशिएशन लिखना हो तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक, समझ में आई बात? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक, चलो ऐसे ही मैं लिख दूं y, पहला फॉर्मूला है ये आपका पहला फॉर्मूला। ठीक, ऐसे मैं बोल दूं y is equals to cos x, y is equals to cos x, और आपसे बोला गया बताओ dy by dx क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखा जाएगा, माइनस, याद रखें माइनस साइन लगाना है, माइनस कितना sin x, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक, समझ में आया? चलो ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दूं कि मैं बोल दूं y is equals to tan x एक रिलेशन है। ठीक, तो dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dx। ठीक, और tan x के डिफरेंशिएशन के लिए याद रखें सेकंड स्क्वायर x। ठीक, समझ आई बात? ये कुछ फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x is cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x is माइनस, बहुत जोर दे रहा हूं, माइनस sin x। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to x is सेकंड स्क्वायर x। ठीक, समझ में आई बात प्रॉपर्ली? चलिए अब आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, मर्जी हो करे मर्जी हो ना करे, अगर आपको आंसर पता चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियोस के कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं sin, cos, tan, इनका नाम पड़ा कैसे, कि sin फंक्शन को sin फंक्शन ही क्यों बोला गया, cos फंक्शन को cos फंक्शन ही क्यों बोला गया, टेंजेंट फंक्शन को टेंजेंट फंक्शन ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक, समझ में? जरूरी है कि मतलब बच्चे किसका आंसर बताओ, ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं से पता कर सकते हैं तो पता करें, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा सब्जेक्ट में। अभी के लिए बस इतना।